हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीड विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको ध्यान में होगा कि पिछले लेक्चर में हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को किस प्रकार से आर सॉफ्टवेयर में फिट किया जाता है उसके बारे में बात करी थी, और उसके पहले हमने आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक डेफिनेशंस होती है, उनके बारे में बताया था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। आपको मैंने शुरू में बताया था, जब हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस को आरंभ किया है, कि हमारी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम अपने जो भी रिलेवेंट वेरिएबल हैं उनको हम चूज़ करें, अर्थात वह वेरिएबल जो हमारे आउटकम को अफेक्ट करने वाले हैं और एक अच्छे तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, एक सिग्निफिकेंट तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, उनको हम चूज़ करें। लेकिन यह कार्य कैसे किया जाए? एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई एक एक्सपेरिमेंटर जब पहली बार में अपना जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार करता है, तो यूजुअली वो बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो भी हमारा आउटकम होता है, उस आउटकम को जो वेरिएबल्स हमारे अफेक्ट कर रहे होते हैं, उनको वो एक लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें से वो ज़्यादातर कुछ ऐसे वेरिएबल्स को भी ले लेते हैं कि जिनका इफ़ेक्ट उस आउटकम पर बहुत कम होता है, और थोड़े समय के बाद में लगता है कि हमने उस वेरिएबल के ऊपर डेटा इकट्ठा करने के लिए जो टाइम, एनर्जी, मनी लगाया है, पैसा लगाया है, टाइम लगाई है, उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम उन वेरिएबल्स को अपने अंदाजे से अपने मॉडल में ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि उससे कुछ ज़्यादा बहुत अंतर नहीं आ रहा है, और वो हमारे आउटकम को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कोई सिग्निफिकेंट तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक इशू आता है कि हम किस प्रकार से अपने वेरिएबल का सिग्निफिकेंस चेक करें। तो यह कार्य करने के लिए हम अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस यहाँ पे लगाते हैं। इसके बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के द्वारा हम अपने उन वेरिएबल्स को जो हमारे आउटकम को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको हम किस प्रकार से चूज़ करते हैं, नंबर 1। साथ ही हम आपको किस प्रकार से हमने एस्टिमेशन में 2 तरह के एस्टिमेशन पढ़े थे, पॉइंट एस्टिमेशन और कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन। तो जो हमारे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स हैं, ये हमारे क्या हैं? पॉइंट एस्टिमेट। वह एक पैरामीटर को, बीटा या सिग्मा स्क्वायर को किसी पॉइंट पर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसके साथ में उनके कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेटर भी हो सकते हैं। तो उनके अपने इस बीटा और जो हमारे बाकी पैरामीटर्स हैं, उनके कॉन्फिडेंस इंटरवल इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में किस प्रकार से निकालते हैं, उसकी बात भी आज करेंगे। और साथ ही इनको हम अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं, और इस लेक्चर में हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं, और अपने ख़ास तौर पे अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनको हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के द्वारा उनका उत्तर दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे मॉडल की ओवरऑल एडिक्वेसी क्या है? हमारा मॉडल ओवरऑल अच्छा है कि खराब है? और कौन से हमारे ऐसे स्पेसिफिक एक्सप्लेनेटरी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो हमको इम्पोर्टेंट लगते हैं? इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो इंडिविजुअल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, उनके ऊपर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका इंटरप्रिटेशन भी देखते हैं, उससे क्या होता है और किस प्रकार से हम अपने रिजल्ट को मॉडलिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी नल हाइपोथेसिस एच नॉट बीटा जे इक्वल टू 0 वर्सेस H1 बीटा जे इज नॉट इक्वल टू 0 को कंसीडर करते हैं। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे अपना जो भी jth रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसको लिया है, और हम ये चेक कर रहे हैं कि जो jth रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, क्या उसकी वैल्यू 0 है, राइट? और अगर हम ये बीटा जे के लिए कर लेंगे तो हम अपने बीटा 1, बीटा 2, बीटा k के लिए भी उसी प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। तो अब अगर देखिए, ये अगर नल हाइपोथेसिस
बीटा जे इक्वल टू 0 अगर हमारी एक्सेप्ट हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि जो उससे हमारा एसोसिएटेड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स जे है, वो हमारा बहुत ज़्यादा हमारे आउटपुट को अफ़ेक्ट नहीं कर रहा है और उसको हम अपने मॉडल से हटा सकते हैं। ये हम किस प्रकार से लेते हैं? देखिए, जैसे कि अगर हम एक मॉडल लेते हैं y इक्वल टू x1 बीटा 1 प्लस x2 बीटा 2 प्लस x3 बीटा 3 प्लस एप्सिलॉन, और सपोज़ कि उसमें से हम ये हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं h नॉट बीटा 2 इक्वल टू 0, और सपोज़ ये हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन में बीटा 2 हमारा 0 है, और या हम ऐसा कर सकते हैं कि बीटा 2 हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है। जब हमारा बीटा 2 हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसके द्वारा जो हमारा x2 वेरिएबल, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y या एवरेज वैल्यू ऑफ y में कितना कंट्रीब्यूशन करेगा। हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा बीटा जी क्या होता है, ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का xj की रिस्पेक्ट में जो भी पार्शियल डेरिवेटिव होता है, यह होता है, राइट। तो अब अगर बीटा जे की वैल्यू अगर हमारी बहुत छोटी आ रही है, तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्सजे बहुत ही कम होगा, अर्थात, और अगर ये 0 है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सजे हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। अगर एक्सजे की वैल्यू एक यूनिट से बदल जाती है, तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अब जो रिवाइज मॉडल बन जाएगा वो इस प्रकार से x1 बीटा 1 प्लस x2 इंटू बीटा 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस x3 बीटा 3 प्लस एप्सिलॉन। तो हमारा मॉडल, अब रिवाइज मॉडल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x1 बीटा 1 प्लस x3 बीटा 3 प्लस एप्सिलॉन, और अब हम इस मॉडल को फिर से फिट कर सकते हैं और जो भी अपना फाइनल मॉडल निकाल सकते हैं, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारी रिग्रेशन एनालिसिस में मॉडलिंग होती है, ये हमारी रिकर्सिव होती है। आपको कोई मॉडल शायद पहली बार में बहुत रेयरली मिलता है, आपको उसमें कई उसके रिविजन्स करने पड़ते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि एच नॉट बीटा जे इक्वल टू 0, इसको हम किस प्रकार से टेस्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में आपने देखा है कि आपको खास तौर पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सी होगी, इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का हमारा एक पूरा पूरा मैथमेटिकल प्रूफ भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे उस प्रूफ को अवॉइड कर रहे हैं, और अगर आपको उसका प्रूफ समझने में इंटरेस्ट है, तो आप कोई भी जो रिग्रेशन एनालिसिस की बुक है, आप उसको आराम से वहाँ से देख करके समझ सकते हैं। तो एच नॉट बीटा जे इक्वल टू 0 के लिए जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होती है, वो हमारी इस प्रकार से होती है, बीजे अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीजे, राइट। और ये हमारा अंडर एच नॉट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 होती है। अब बीजे क्या है आपका, बीजे आपका ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, काहे का, बीटा जे का। ये हमने कैसे निकाला था, आपको याद अगर हो, बी की वैल्यू हमारी आई थी एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, और ये हमारा इसी प्रकार का वेक्टर था बी वन बी टू बी के, राइट। तो ये यहाँ से बीजे की वैल्यू है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी इसकी स्टैंडर्ड एरर है, वो कितनी होगी, वो हमारी इस प्रकार से होगी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीजे इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर हैट सी जी जे। और सी जे जे क्या है, ये आपको एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स मैट्रिक्स का jth डायगोनल एलिमेंट्स है। ये किस प्रकार से आया, आपको याद होगा कि आपने जब बी की कोवेरियंस मैट्रिक्स लिखी थी, तो यह सिग्मा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स थी, राइट। तो इसका जब आपने एस्टिमेटर निकाला है, तो आपने क्या किया, चूँकि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू प्रैक्टिस में अननोन होती है, तो आपने इसको एस्टिमेट कर लिया था किस प्रकार से, सिग्मा हैट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस के वाई माइनस एक्स बी ट्रांसपोज वाई माइनस एक्स बी। अब जब आपने सिग्मा स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर हैट से रिप्लेस कर दिया, तो आपका जो इसका कोवेरियंस का एस्टिमेटर इस प्रकार से आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स होगी, ये आपकी क्या, ये आपकी इसके एलिमेंट्स किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार के होंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है पर आपका वेरिएंस ऑफ b1, वेरिएंस ऑफ b2 इत्यादि वेरिएंस ऑफ bk होगा, और ऑफ डायगोनल पे आपके जो उसके कोवेरियंस के टर्म्स होंगे। तो इसीलिए हमने इसका जो भी वेरिएंस निकाला, तो जो भी हमारा इस मैट्रिक्स में जो आपने यहाँ पे निकाला है, इसका जो भी jth एलिमेंट होगा, वही बीजे का वेरिएंस होगा, और जब उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमको इसकी स्टैंडर्ड एरर पता चल जाएगी। तो आपने देखा कि इस स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए अब हमने जो अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिक फंडामेंटल समझे थे, जहाँ पर हमने आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स या
या उसका एस्टिमेटर की बात करी थी, वो देखिए यहाँ पर कार्य आते हैं, राइट। अब हम इसका डिसीजन किस प्रकार से लेते हैं, हम अपने एच नॉट H1 के सापेक्ष से अल्फा लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस पर रिजेक्ट कर देते हैं जब हमारी पी वैल्यू हमारी अल्फा से छोटी आती है, या हम इसको एच नॉट को अल्फा लेवल पर सिग्निफिकेंस पर रिजेक्ट कर देंगे जब हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी हमारी इस जो टेबुलेटेड वैल्यू है टी अल्फा बाई टू एन माइनस 3 - 1 इससे ज़्यादा आएगी, राइट। आपको ये ध्यान देना है कि ये हमारा एक हम यहाँ पे खाली हम अपने एक ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की बात कर रहे हैं, राइट। तो इस बात को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये जो मैंने टेस्ट आपको बताया ये सिर्फ हमारा एक पार्शियल या मार्जिनल टेस्ट ही है, क्योंकि जो बीजे हमारा है ये हमारा और भी जो हमारे वेरिएबल्स हैं x1 x2 xk उनके ऊपर ऊपर भी ये डिपेंड करता है, राइट। आप अगर देखोगे तो बीजे आपका क्या था, इस x ट्रांसपोज x होल इनवर्स x ट्रांसपोज y का जो jth एलिमेंट था, तो ये आपके बाकी जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो हमारा टेस्ट है ये हमको बताता है कि वेरिएबल xj का इस मॉडल में कितना कंट्रीब्यूशन है, राइट। अब इसी उदाहरण को जरा सा हम इसी कॉन्सेप्ट को जरा अपने इस उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये उदाहरण वही है जिसको हमने पहले भी कंसीडर किया था, जहाँ पर हमने अपने 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हुए हैं आउट ऑफ 250, और हमने उनके मार्क्स लिए हैं y के द्वारा, उनको जिनको दिखाया गया है x1 x2 x3। हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं जो हमारे इस आउटकम को इंडिकेट करते हैं, और ये वेरिएबल हमारे हैं हर एक हफ्ते में किस स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी है, उसने हर महीने कितने असाइनमेंट जमा किए हैं, और उसने हर हफ्ते कितना खेला है। जैसे कि अगर हम कहें कि ये हमारा स्टूडेंट नंबर 1 है, इसके हमारे 250 में से 180 नंबर आए हैं, इसने एक हफ्ते में 34 घंटे पढ़ाई करी है, इसने एक महीने में 3 असाइनमेंट जमा किए हैं, और उसने एक हफ्ते में 15 घंटे प्ले किया है, राइट। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये अपना 20 ऑब्जर्वेशन पर डेटा लिया हुआ है, और अगर अपने इस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को अगर मुझे अपने आर सॉफ्टवेयर में लगाना है तो उसको हम किस प्रकार से लगाएंगे और उसका कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये मॉडल को फिट करने का कमांड हमारा क्या था, LM। हम अब एक और कमांड यूज करते हैं, समरी, SUMMARY, राइट। और अपने इस LM के ऊपर हम समरी कमांड को लगा देते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब अपने पिछले लेक्चर का समापन किया है तो जो भी हमारा रिग्रेशन मॉडल का आउटपुट आया था उसके अंदर आपको हमने समरी कमांड लगा के दिखाया था, और दिखाया था कि इसके अंदर बहुत सारे और भी कुछ चीज़ें आ रही हैं जो मुझको समझनी है, और उसका इंटरप्रिटेशन करना हम बाद में सीखेंगे। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं, राइट। तो देखिए अब हम अपने इस उदाहरण को फिर से कंसीडर करते हैं। हमने अपने डेटा x1 x2 x3 और y को इन डेटा वेक्टर्स में लिख लिया है, और हमारा मॉडल क्या हो गया, y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस एप्सिलॉन। और हर ये मॉडल हमारा हर एक ऑब्जर्वेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to 20 को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। अब हमने देखिए यहाँ पर अपना LM कमांड जिसको हम पहले देख चुके हैं, उसके ऊपर उसका आउटकम कैसे आता है उसी के ऊपर मैंने इसका समरी कमांड लगा दिया, राइट। अब हम यहाँ से एक एक करके इनका हम कंपोनेंट लेते हैं और उसका हम इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं, देखिए। और ये इसका आउटकम भी है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, पहले तो आपको हम ये दिखा देते हैं कि आपका ये आउटकम आता है कि नहीं आता है। इसके बाद जब आपको भरोसा हो जाएगा कि ये हमारा आउटकम आ रहा है, उसके बाद में हम उसका एक-एक करके कंपोनेंट उठाते रहेंगे और उसका हम इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे, राइट। यहाँ पर इसी प्रकार का तो देखिए आउटकम आ गया, राइट। अब इस आउटकम को हम यहाँ पर देखते हैं और एक-एक करके हम इसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, इसमें से सबसे पहले अपने हम जो हमारा ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा है, पहले हम इसको कंसीडर करते हैं और यहाँ से समझते हैं कि ये देखिए क्या चीज़ है, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको n इक्वल टू 20 है, आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन k इक्वल टू 4 है, क्योंकि आपने इंटरसेप्ट टर्म को भी लिया हुआ है, तो आपके 4 वेरिएबल्स हैं, एक तो x1 x2 x3 से है, और एक हमने जो x वेरिएबल लिया है जहाँ पर हमने उसकी वैल्यू हरदम 1 ली है, राइट। तो k की वैल्यू हमारी हो गई 4। अब जरा सा आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, तो इसने आपको देखिए क्या कह दिया है। सबसे पहले दिया है कोएफिशिएंट्स, इसके बाद इसने दिया है एस्टिमेट, उसके बाद स्टैंडर्ड एरर,
उसके बाद में टी वैल्यू, और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, ये हमारी टी वैल्यू है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरसेप्टम, देन x1 x2 x3, राइट। अब हम अपने यहाँ पर अपनी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की पहले बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आप अगर इसमें से ये वाला पार्ट आप तो पहचानते ही हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये आपके जो आपने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकाला था, ये उनकी वैल्यूज है। तो जो पहली वैल्यू हमारी B0 की है, दूसरी B1, फिर B2, और ये हमारी B3 की वैल्यू है, राइट। ये हम लेकिन अब हम जो इसके आगे है, दूसरी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, ये आपकी इनकी स्टैंडर्ड एरर है। तो जो पहली वैल्यू है ये हमारी B0 की स्टैंडर्ड एरर है, दूसरी वैल्यू हमारी B1 की स्टैंडर्ड एरर है, तीसरी वैल्यू हमारी B2 की स्टैंडर्ड एरर है, और ये जो चौथी वैल्यू है ये हमारी B3 की स्टैंडर्ड एरर है। तो ये स्टैंडर्ड एरर कहाँ से आई हैं, आपको हमने अभी अभी बताया कि जो बी की कोवेरियंस मैट्रिक्स का एस्टिमेटेड क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर हैट एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स। तो ये आपकी यहाँ पर 4x4 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी, और जहाँ जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर इनके वेरिएंसेस होंगे, उनका अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर आई हुई है, राइट। अब हम आगे अपनी इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बात हम करते हैं, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एच नॉट बीटा जे इज इक्वल टू 0 वर्सेज H1 बीटा जे इज नॉट इक्वल टू 0, और इसके लिए हमारी टी स्टैटिस्टिक्स है, और इसकी स्टैंडर्ड एरर हमारी इस प्रकार से हमने निकाली हुई है, राइट। ये हमने आपको अभी बताया है। अब हम इसको देखते हैं कि अपने इस सॉफ्टवेयर के आउटकम में इसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम ये जो मैंने रेड कलर का एक बॉक्स बना दिया है, पहले इसको हम कंसीडर करते हैं। आप अगर पहला जो भी हमारा ये इंटरप्रिटेशन समझ लेंगे तो बाकी आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप उसको जल्दी समझ जाएंगे। तो देखिए, ये जो इंटरसेप्ट टर्म से रिलेटेड है, हमने यहाँ पे हमारी एच नॉट क्या होगी, एच नॉट बीटा जीरो इज इक्वल टू 0 वर्सेज H1 बीटा जीरो इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि जो आपने अपनी टी स्टैटिस्टिक्स कैसे डिफाइन करी है, बीजे अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीजे। इस केस में आपकी टी स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाएगी, B0 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ B0। अब देखिए यहाँ से B0 की वैल्यू कहाँ से आई, आप अगर B0 की वैल्यू को देखें अगर, तो ये देखिए यही तो दी हुई है, और ये जो स्टैंडर्ड एरर है इसकी वैल्यू कहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है, राइट। तो इस वैल्यू को आपने देखिए यहाँ से कंप्यूट कर लिया, ये आपकी ऑलमोस्ट 8.509 आ गई, और ये जो 8.509 आई है, ये देखिए आपको कहाँ पे दिखाई गई है, ये वैल्यू जो उसकी टी वैल्यू है, राइट। तो अब आपने देखा कि ये वैल्यू, ये जो हमारी आई है 8.509, ये हमारी किस प्रकार से आई है, और इसका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब हमारी एच नॉट ट्रू है देन इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा n माइनस के माइनस 1, अर्थात ये T15 होगा। और उसके बाद में आपने देखा कि इस टेस्ट से संबंधित जो हमारी इसकी p वैल्यू आएगी, p वैल्यू आपकी देखिए कितनी है, ये देखिए यहाँ पर दी हुई है। तो हमको ये देखना है कि p, और इसमें से हमने अगर हम ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0.05, तो हम देखते हैं कि जो p वैल्यू आई है ये आपकी 2.47 इंटू 10 की पावर ऑफ -7 है, जो हमारी अल्फा से कम है। तो इसका मतलब ये है कि हमने एच नॉट इक्वल बीटा इक्वल टू 0 को, बीटा 0 इक्वल टू 0 को हमने अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरसेप्ट टर्म हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और इसको हमको अपने मॉडल में रखना है, राइट। तो देखिए ये हमको पता चल गया, और ये ठीक भी है। आपको याद होगा कि पहले लेक्चर में हमने बात करी थी कि अगर कोई स्टूडेंट हमारा ऐसा है जो कोई असाइनमेंट नहीं जमा करता है, और कोई पढ़ाई नहीं करता है, कोई कुछ भी नहीं खेलता है, लेकिन फिर भी क्या ज़रूरी कि उसके नंबर शून्य आ जाएंगे? नहीं, वो अपने बाकी किसी माध्यम से भी तो पढ़ाई कर सकता है, राइट। तो देखिए इस प्रकार से हम अपने जो भी बाकी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब हम अपना जो x1 से रिलेटेड हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हैं। तो हमारी एच नॉट क्या हो जाएगी, बीटा 1 इक्वल टू 0, H1 क्या हो जाएगी हमारी बीटा 1 नॉट इक्वल टू 0। अब उसी में आप अगर देखोगे कि जो आपकी ये टी स्टैटिस्टिक्स है ये किस प्रकार से बन जाएगी, B1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1। तो B1 की वैल्यू कहाँ क्या है हमारी 1.99675, और ये वैल्यू देखिए कहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है,
और इसकी स्टैंडर्ड एरर कितनी दी हुई है, देखिए ये दी हुई है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई और इसके द्वारा आप ये देखिए ये जो टी की वैल्यू आ गई है 61.850, ये देखिए ये आ गई है। और इसकी जो टी स्टैटिस्टिक्स होगी ये हमारा अंडर एच नॉट टी को फॉलो करेगी। और इसकी जो हम आपकी पी वैल्यू आपकी आई है, पी वैल्यू कितनी आई है, देखिए ये 2 इंटू 10⁻16, जो देखिए यहाँ पर ये दी हुई है। और ये हमारी अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 से कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में एच नॉट बीटा 1 इक्वल टू 0 अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर रिजेक्ट हो रही है, अर्थात बीटा 1 हमारे पॉपुलेशन में 0 नहीं है। अर्थात इससे एसोसिएटेड जो हमारा वेरिएबल x1 है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है और ये हमारे मॉडल में रहेगा। और यही कार्य हम अपने देखिए यहाँ पर x2 के साथ भी करते हैं। तो x2 के संदर्भ में हमारी एच नॉट बन जाएगी बीटा 2 इक्वल टू 0 वर्सेज एच1 बीटा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इससे संबंधित हमारी टी स्टैटिस्टिक्स को भी हम उसी प्रकार से निकाल लेंगे। B2 की वैल्यू ये दी है, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू ये दी हुई है, उसकी बेसिस पे हमने जो टी स्टैटिस्टिक्स निकाली उसकी वैल्यू ये दी हुई है और इससे संबंधित जो हमारी पी वैल्यू है हमारी ये दी हुई है। तो पी वैल्यू को आप फिर से देखेंगे कि ये हमारी अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 से बहुत छोटी है। तो अर्थात जो हमारी एच नॉट बीटा 2 इक्वल टू 0 है, ये हमारी अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर रिजेक्ट हो रही है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x2 भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है और ये हमारे मॉडल में रहेगा। राइट। उसी तरीके से हम जो अपने x3 वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं। हमारी एच नॉट होगी बीटा 3 इक्वल टू 0 वर्सेज एच1 बीटा 3 नॉट इक्वल टू 0। जो हमारी टी स्टैटिस्टिक्स क्या आ जाएगी, b3 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ b3। तो b3 की वैल्यू कहाँ से आएगी, b3 की वैल्यू ये दी हुई है, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ये दी हुई है। इसकी बेसिस पे आप अपना जो टी स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर ये दी हुई है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अंडर एच नॉट टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। इससे संबंधित जो हमारी पी वैल्यू है वो देखिए यहाँ पर दी हुई है। और तो अगर हम अपनी पी वैल्यू को अपनी अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे ये बहुत ही छोटी है और इसके लिए हम ये यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी एच नॉट बीटा 3 इक्वल टू 0 अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर रिजेक्ट हो रही है, अर्थात x3 भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है। राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने जो भी वेरिएबल्स लिए थे वो आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के द्वारा आप उनको साइंटिफिकली और मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं कि वो आपके इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है और उनको हम अपने मॉडल में रखना चाहेंगे। राइट। अब इसके बारे में हम अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। राइट। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम अपना जो कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस रीजन दोनों तैयार कर सकते हैं। जो हम किसी इंडिविजुअल रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो हम वहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल तैयार करेंगे और अगर हम एक से ज़्यादा रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कंसीडर करेंगे तो उनका हम कॉन्फिडेंस रीजन भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम अभी इंडिविजुअल रिग्रेशन कोएफिशिएंट के जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हैं उनकी बात करेंगे। राइट। तो अब आपको पहले तो बता दें कि ये किस प्रकार से निकाला जाता है। हम आपको बहुत ही ब्रीफली बताना चाहेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन हमारे आइडेंटिकली और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम एरर्स हैं और वो हमारा नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे और हमारा मॉडल क्या है, y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। राइट। तो अब आप यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आपकी कितनी हो जाएगी, एक्स बीटा ये हमारा कांस्टेंट है प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जो हमारा 0 है, तो ये हमारी हो जाएगी एक्स बीटा। और जो भी अगर हम यहाँ पे कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ या जो y की अगर हम कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालें तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन जो हमने एज्यूम किया सिग्मा स्क्वायर i। और चूंकि हमारा एप्सिलॉन हमारा नॉर्मल है और y हमारा इसका एक लीनियर फंक्शन है, तो हमको ये पता है कि अगर हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल लेते हैं तो उसका अगर हम लीनियर फंक्शन लेते हैं तो वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उसकी बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि आपका y है ये भी आपका मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है जिसका मीन वेक्टर है एक्स बीटा और कोवेरियंस मैट्रिक्स है सिग्मा स्क्वायर i। राइट। और इसी के बेसिस पर हम अपना जो भी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, ये हमारा क्या था, एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। तो ये भी हमारा वाई का फंक्शन है और एक्स हमारा फिक्स क्वांटिटी है
राइट। तो इसके बारे में हमने ये भी निकाला हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी हमारा बीटा के बराबर है, कोवेरियंस मैट्रिक्स हमारी बी सिग्मा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स के बराबर है। और चूंकि हमारा बी के अंदर ये वाला पार्ट हमारा फिक्स हो गया कांस्टेंट, तो बी भी हमारा वाई का एक एक लीनियर फंक्शन हो गया। और वाई हमारा चूंकि नॉर्मल है तो बी भी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी हमारा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, जिसका मीन वेक्टर हमारा होगा बीटा और कोवेरियंस मैट्रिक्स हमारी सिग्मा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स। तो ये हमारा एक सेटअप हो गया जिसके अंदर हम अपने इन कॉन्फिडेंस इंटरवल को तैयार करेंगे। राइट। और आपने ये भी देखा कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हम कोई उसमें से इंडिविजुअल वेरिएबल लेते हैं तो उस वेरिएबल का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा नॉर्मल होता है। तो उस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा बीजे होगा ये हमारा यूनिवेरिएट नॉर्मल होगा और इसका मीन हमारा होगा बीजे और इसका जो वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर सीजेजे। सीजेजे क्या है आपका? एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स मैट्रिक्स का जो भी जीएथ एलिमेंट है। राइट। तो अब इसकी बेसिस पे आपको याद होगा कि हमने अपनी टी स्टैटिस्टिक्स पहले फ्रेम करी थी। तो टी स्टैटिस्टिक्स को हम यहाँ पे कैसे फ्रेम कर सकते हैं कि बी जे माइनस बीटा जे डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी जे, वो हमारी कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर हैट सी जे जे। तो ये हमारा अंडर एच नॉट टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस के डिग्रीज को फॉलो करेगा। और इस यहाँ पे आपका जो सिग्मा स्क्वायर हैट है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एन माइनस के वाई, और ये हमारा वाई ट्रांसपोज वाई माइनस बी ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई होगा डिवाइडेड बाई एन माइनस के। ये एस एस रेस हमारा क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रेजिडुअल। इसको हम अभी आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे कि अपने एनालिसिस और वेरिएंस के टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज जो आपका सिग्मा स्क्वायर है आपका बेसिकली आपका 1/n माइनस के वाई माइनस एक्स बी ट्रांसपोज वाई माइनस एक्स बी भी होता है। राइट। तो ये वही चीज़ें जो आपने पहले करके रखा हुआ है। अब हम देखिए यहाँ पे हमने जिस प्रकार से पहले अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल का कंस्ट्रक्शन किया था उसी प्रकार से हम यहाँ भी अपने इन बीटा जे का 100 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया? अपनी स्टैटिस्टिक्स लिखी। राइट। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी इविटल क्वांटिटी हो गई। क्योंकि आप देखेंगे ये जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है इसका कंट्रीब्यूशन हमारा टी है और ये हमारे किसी और पैरामीटर पर म्यू सिग्मा स्क्वायर इत्यादि बीटा पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम ये मानते हैं कि ये क्वांटिटी हमारी माइनस टी अल्फ़ा बाई टू एन माइनस के और प्लस टी अल्फ़ा बाई टू एन माइनस के बीच में लाई करती है और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 1 माइनस अल्फ़ा है। राइट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल तैयार किए थे म्यू के केस में, उसी तरीके से आपको यहाँ भी करना है। तो इस इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो मुझको यहाँ पे बीटा जे की हमको लिमिट्स मिल जाएंगी कि ये हमारी देखिए लोअर लिमिट हो गई बी जे माइनस टी अल्फ़ा बाई टू एन माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर हैट सी जी जे, और जो उसकी अपर लिमिट हमारी हो गई ये हमारी बी जे प्लस टी अल्फ़ा बाई टू एन माइनस के सिग्मा स्क्वायर हैट सी जी जे। तो देखिए ये हमारी हो गई इसकी लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट और ये आपकी हो गई अपर कॉन्फिडेंस लिमिट। राइट। तो हमारा जो 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल बीटा जे का कितना आ गया? इस प्रकार से बी जे प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू एन माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर हैट सी जे जे। राइट। अब हमारा अगला सवाल ये है कि इसको हम अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से निकालेंगे। राइट। तो आर सॉफ्टवेयर में निकालने के लिए हमारा एक कमांड होता है कॉन्फिंट, CONFINT। ये हमारा एक या एक से ज़्यादा जो पैरामीटर्स हैं फिटेड मॉडल के, ये उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालता है। राइट। तो इसको हम इस प्रकार से करते हैं, अपना लिखेंगे CONFINT, उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव, फिर पैरामीटर्स और लेवल ऑफ, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको लिखेंगे। राइट। तो देखिए अब इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमारा जो फिटेड मॉडल है, कैसे कि हमने दिया था y टिल्डा x1 प्लस x2 प्लस x3, और उसके बाद हम अपने पैरामीटर्स को PARM के अंदर देंगे और उसके बाद हम अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है यहाँ पे हम 1 माइनस अल्फ़ा अर्थात 1 माइनस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। राइट। अब हम ज़रा सा इसको अपने
इस लीनियर मॉडल के कमांड के ऊपर लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा किस प्रकार से इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कॉन्फ इंट और यहाँ पे हमने अपना जो भी मॉडल लिया था LMY टिल्डा x1 प्लस x2 प्लस x3 और यहाँ पे हमने लेवल ले लिया अपना 1 माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी है 0.05, तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 0.95 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से हमने इसका देखिए जब इसको एग्जीक्यूट किया तो इस प्रकार का हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस आउटपुट को तरह से हम पहले यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से आ रहा है और फिर हम उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए आपने यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है, ये देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। तो इसी आउटपुट को अब हम यहाँ पे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये किस प्रकार से लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है 2.5% और ये 97.5%, राइट। तो आप अगर देखोगे कि इनके इनके जो बीच का जो एरिया हमारा कितना है 95% है। तो ये हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो भी कुछ हमारी हैं ये हमारी लोअर और अपर लिमिट्स दिखा रही हैं। तो ये हमने लिया इंटरसेप्ट टर्म अपना B0 है और x1, x2, x3 इससे हमारे एसोसिएटेड जो भी हमारे इस एस्टिमेटर्स हैं B1, B2, B3 और इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पैरामीटर्स हैं बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, राइट। तो ये जो इंटरवल है ये हमारा बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 का इंटरवल है। तो हमको इस प्रकार से देखना है कि अगर हम यहाँ पे अगर हम इस प्रकार का ब्रैकेट लगा देते हैं ये और ये, तो ये हमारा बीटा 0 का कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। उसी प्रकार से ये जो हमारा दूसरी लाइन में लिखा हुआ है ये हमारा बीटा 1 का कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसी तरीके से जो आपका जो x2 के साथ में लिखा हुआ है ये यहाँ भी अगर हम इस प्रकार से ब्रैकेट लगा दें तो ये हमारा बीटा 2 का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। और उसी तरीके से जो हमारा x3 के साथ लिखा है बीटा 3 का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल इस प्रकार से निकल आएगा। तो ये हमारा बीटा 3 का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल आएगा। तो अब एक सवाल ये आता है कि जो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही हैं। तो सबसे पहले हम इस पहली वैल्यू को देखते हैं। तो ये हमारा बीटा 0 का कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो हमने इस प्रकार से निकाला है। तो ये जो पहली वैल्यू आई है ये हमारे लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल की है और जो दूसरी वैल्यू आई है ये हमारी अपर कॉन्फिडेंस लिमिट की है। उसी प्रकार से जब हम अपने इस दूसरी लाइन में जो हमारा बीटा 1 का कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसको किस प्रकार से निकाला गया है, तो ये हमारा B1 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 n माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर हैट C11 से निकाला गया है, जिसको अगर हम कंप्यूट करेंगे तो इसकी लोअर और अपर कॉन्फिडेंस लिमिट इस प्रकार से निकल आएंगी। और यही चीज़ अगर हम अपने बीटा 2 के लिए करेंगे तो बीटा 2 का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा B2 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 n माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर हैट C22 होगा। और इसको अगर हम कंप्यूट कर लेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से इनकी वैल्यू ये निकल आएंगी। और उसी तरीके से जो हमारा बीटा 3 से संबंधित कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो लोअर लिमिट इस प्रकार से है और अपर लिमिट इस प्रकार से कंप्यूट कर ली जाएगी। तो आपने देखा कि हमारा जो हमने यहाँ पे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मैंने ये बताए थे कि इस प्रकार से हमारा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला जाता है। इसी कार को हमारे आर सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से एक कर दिया। और देखिए ये इसका आपका स्क्रीनशॉट है, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं और देखते हैं कि ये बहुत ही आसान सा लेक्चर था जहाँ पर हमने आपको अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के संदर्भ में टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कैसे करते हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताया है। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि इसके द्वारा हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बताया था और वहाँ पे कहा था कि जब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जब अपने मल्टीवेरिएट प्रोसीजर की बात करेंगे तो हम इनका इस्तेमाल वहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। तो वही कार्य तो देखिए आज मैंने किया है। जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आपने पहले पढ़ के रखा हुआ था उसको मैंने आज अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में डायरेक्ट यूज़ किया है। अगर आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में नहीं पता होता तो आप आज इसको
कैसे समझ पाते। सॉफ्टवेयर का आउटकम निकालना तो बहुत आसान काम है। आपने जिस तरीके से आपको बताया जाता है, आप डेटा को दे दीजिए और उसको एंटर कर दीजिए, आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात होती है उस आउटपुट को हम किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं। ये उसी प्रकार की बात है कि जब किसी आदमी का हमारा एक्सरे की जो स्क्रीन होती है या जो ईसीजी की रिपोर्ट होती है, वह किसी डॉक्टर के सामने आती है और साथ में उसके जो हमारे बॉडी पैरामीटर्स जो होते हैं, उनका जो चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट इत्यादि, उनकी जब रिपोर्ट आती है तो दोनों को एक साथ वो मैच करके सही कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है कि उस इंसान के शरीर के अंदर क्या हो रहा है। वही उसी से मिलता-जुलता कार्य हम यहाँ भी कर रहे हैं। उस डेटा के अंदर क्या हो रहा है ये हमको नहीं पता। लेकिन हम अपने जो एनालिटिकल टूल्स हैं, ग्राफ़िकल टूल्स हैं, इसके द्वारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती हैं, उसके अंदर भिन्न-भिन्न तरीके के टेस्ट लगा कर के जो उनका आउटकम आ रहा है, उसकी एनालिसिस करके हम अपने डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने अपने उस मॉडल के अंदर कौन-कौन से वेरिएबल हमारे इम्पोर्टेंट होंगे, उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, वो किस रेंज में हम उम्मीद करते हैं कि वो लाई करेंगे, और वो पैरामीटर जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे निकालने की कोशिश करी। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी किताबों से छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल लेने की कोशिश करिए और उनको खुद ब खुद उनके अंदर अपना लीनियर मॉडल का कमांड एग्ज़ीक्यूट करके आप अपना मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल निकालिए। और देखिए कि आप उनका क्या सही इंटरप्रिटेशन कर पाते हो। और कुछ अगर नहीं है तो आप अपने आस-पास में आपको जो भी एक छोटा-सा आसान सा फिनोमेना लगता है, उसमें आप एक अपना छोटा-सा डेटा इकट्ठा करिए और उसके ऊपर ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस लगाने की कोशिश करिए। और देखिए कि जो आपके रिज़ल्ट्स हैं वो क्या आपके रियल लाइफ़ में जो भी इवेंट हो रहा है उससे मैच कर रहे हैं। अर्थात आप ये देख सकते हैं कि जो आपका रिग्रेशन कोएफ़िशिएंट का साइन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन-कौन से वेरिएबल आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको हम लेवल ऑफ इस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के द्वारा हम उसको कैसे वेरीफाई कर पा रहे हैं। आप अपने मॉडल के अंदर कुछ जो भी इर्रेलेवेंट वेरिएबल्स हैं उनको ऐड करिए, उनकी वैल्यूज़ को ऐड करिए और देखिए कि जब हम उसको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो क्या हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस हमको बता रहा है कि इन वेरिएबल को हमको अपने मॉडल में कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप जब करते जाएंगे तो आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडलिंग में भी मास्टरी आ जाएगी। लेकिन थोड़ा-सा समय और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो आप उस समय को निकालिए और ये प्रैक्टिस को एग्ज़ीक्यूट करिए। तब तक हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाने की तैयारी करते हैं और अगले लेक्चर में हम आपको कुछ नए टॉपिक्स के साथ में इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडलिंग को आगे बढ़ाने के लिए आएँगे। तब तक के लिए गुड बाय।